आई होप ऑनलाइन जो भी प्रेजेंट एंड ऑफलाइन ऑल सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं एग्जैक्टली कि विशाल सर कौन है। ओके, सो जस्ट थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट माई सेल्फ। आई हैव myself Vishal Saruk. Okay, I'm maths professor for in Phoenix Academy. I've done my MTech from VJTI and working as a IT analyst in TCS. मैं लास्ट 6-7 ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग BSc IT एंड IT इंडस्ट्री में। अगर आपको जॉब करनी है तो एक पाथवे क्या होगा इससे रिलेटेड। ओके, तो आई नो कि अभी आप सबने 12th पास आउट किया है एंड आगे क्या करना है एग्जैक्टली बहुत सारे मन में डाउट्स है कि सर ब्रांच सिलेक्शन कैसे होगा, कॉलेज सिलेक्शन कैसे होगा, फीस क्या होगी, देन यू कैन से कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और एक होता है कि सर हमें कम फीस में अच्छा कॉलेज कैसे मिल सकता है, और कुछ होता है कि सर कॉलेज मिलने के बाद एक जॉब पर्सपेक्टिव हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, एक जस्ट कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए, उस पॉइंट्स वाइज हम लोग जाएंगे कि फर्स्ट इज इंजीनियरिंग वर्ल्ड क्या है, देन ब्रांच कॉलेज सिलेक्शन, देन आएगा यू कैन से एडमिशन प्रोसेस पार्ट 1, देन कैप राउंड्स, फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होगा, फाइनल ईयर में जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह उसके बारे में बात करेंगे, देन गेट एग्जाम्स क्या होती है, आफ्टर इंजीनियरिंग आपका फ्यूचर क्या होने वाला है ये भी डिस्कस करेंगे, देन एक स्टेबल करियर आपको अगर करना है, यहाँ पे मैंने जस्ट IT इंडस्ट्री लिखा है, बाकी कुछ भी करियर करना है तो उसे भी डिस्कस करेंगे, एंड डाउट सेशन। ठीक है, इसमें और एक चीज है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमने ये रखा है। आई नो कि ऑफलाइन में ये बेटर हो सकता है, और बट कुछ स्टूडेंट्स ड्यू टू यू कैन से कि बारिश है, ये बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ लोग गांव में बैठे अभी, तो इसलिए हमने कंबाइन मोड में रखा है। एंड एक फायदा ऑफलाइन में ये होगा कि आफ्टर सेशन हम लोग एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, पर्सनल पर्सन, एक हर एक पर्सन। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है इन इंजीनियरिंग पार्ट। ठीक है, एक में बस छोटे से एक डायग्राम मैंने कुछ बनाए पार्ट्स, इसमें यू कैन से कि बहुत सारे ब्रांचेस है अपने, मैंने यहाँ पे कुछ एक मेजर जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं वो बस मैंने यहाँ पे लिखे, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर IT फील्ड, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EX। अब इसमें बहुत सारे और ब्रांचेस न्यू ऐड हो चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर एंड IT जो सेकंड ब्रांच है उसमें अभी आया है AI&ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये भी 3 मेजर ऐड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के साइड से एक होता है कि सर हम लोग कंप्यूटर IT सिलेक्ट करें या फिर AI/ML पे जाएं या डेटा साइंस के लिए जाएं या साइबर सिक्योरिटी के लिए जाएं, तो इसका भी आंसर मैं बाद में दे दूंगा। नाउ सर अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं जैसे सिविल, कंप्यूटर, ये सारे, तो मुझे कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है? ठीक है, तो हर एक ब्रांच का मैं कुछ आपको ऐसे बता दूंगा कि बैकग्राउंड क्या है आपको कब सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे यू कैन से कि सिविल ब्रांच बोल लो, सिविल ब्रांच में स्टूडेंट मैं ऐसे बोलूंगा कि इन केस आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, घर से कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन साइट में है, तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा सिविल। अगर आपको ये मन से इच्छा है कि नहीं सर मुझे सिविल में ही जाना है, मुझे आगे जाके कुछ सिविल में ही करना है, सिर्फ मैं फोर्स कर रहा हूँ कि चलो IT कॉम्प में जाओ क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा है, इसका ऐसा मतलब नहीं कि आप आपका जो भी आपने डिसाइड किया उस प्लान को थोड़ा सा डिस्कार्ड करो। तो जिससे भी इंटरेस्ट है, नहीं सर मुझे कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, कुछ प्लानिंग करना है, ये सारी चीजों में है, अर्बन प्लानिंग यू कैन से, जैसे कल्याण डोमेन में हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि ये रोड अभी खराब है, राइट, देन प्रॉपर ऐसे मैनेजमेंट नहीं है रोड का, ड्रेनेज का, जो भी है। यही तुम वाशी साइड जाओ, वाशी साइड जाओगे, एक प्रॉपर प्लानिंग है पूरे सिटी का, रोड्स प्रॉपर प्लान है, रेलवे कहाँ से जाएगी, बस स्टॉप कहाँ पे होगा, मेट्रो कहाँ पे आएगी, एवरीथिंग प्लान है, राइट। ये सारी चीजें यू कैन से कि सिविल के अंडर आएगी, अर्बन प्लानिंग, सिटी कैसे प्लान करें। तो अगर आपको इस चीजों में इंटरेस्ट है तो आप सिविल में जा सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको अगर सिविल में थोड़ा सा भी घर का सपोर्ट है, बैकअप यू कैन से, कोई ना कोई सिविल में है, तो वो ज्यादा एडवांटेज है। आप सिविल में जाके जैसे सोच रहे हो कि हाँ मैं छोटा मोटा जॉब कर लूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, सिविल मत करो। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर IT। जैसे आपने अभी भी देख रहे हो कि लास्ट 2 इयर्स को कोरोना टाइम में सबसे अगर बूम कोई चल रहा है तो CS IT अभी भी है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे बैठो आराम से काम करो, ऑफिस जाना नहीं है, कुछ नहीं। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस कभी नहीं जाना, बस पार्टी के लिए ऑफिस बोल रहा है कि आप ऑफिस आ जाना। बेंगलोर की कंपनी, वो बोल रहे पार्टी के लिए हम लोग 3 मंथ्स पे पार्टी करेंगे, बड़े बड़े होटल में आप पार्टी के लिए ऑफिस में आ जाना, अदरवाइज सैटरडे संडे पूरी छुट्टी, सॉरी सैटरडे संडे तो ऐसे भी छुट्टी है, घर पे बैठो, घर पे 10 बजे मॉर्निंग में लॉग इन करो। फायदे क्या स्टूडेंट CS IT के कि CS IT का काम आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम लेके।
यही चीज मैं सिविल का बोलूंगा तो आप सारे नहीं कर पाओगे, आपको साइट पे जाना ही जाना है, आपको क्वालिटी चेक करनी है, सीमेंट का क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कितने यूज किया, वो सारा चेक करना। तो सीएसआईटी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप यहाँ पे बैठ के भी कोई भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीएसआईटी में और एक चीज है जो है ग्रोथ, सैलरी जो हाइक होता है वो बाकी ब्रांचेस के कंपेयर टू सीएसआईटी में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि सीएसआईटी का यू कैन से कि मार्केट में जो ग्रोथ रेट है उस पूरे इंडस्ट्री का वही बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग अभी भी खुद देखो, जैसे जियो ने लॉन्च किया 5G, उसके बाद यूट्यूब वगैरह इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया। अभी भी हम लोग पूरे दिन में एटलीस्ट सुबह जैसे उठते हैं हम लोग पहला मोबाइल हाथ में लेंगे, देन जैसे हमें फ्री टाइम मिलता है मोबाइल हाथ में लेंगे। तो ये सारी जो यू कैन से कि हैबिट्स भी आ रही कहाँ से आ रही है, तो इसके पीछे जो भी काम कर रहे हो सारे के सारे सीएसआईटी बैकग्राउंड वाले लोग, ठीक है। सीएसआईटी के बाद यू कैन से कि केमिकल है, मैकेनिकल है। ये दो ब्रांचेस में ऐसे बोलूंगा कि अगेन थोड़ा सा डाउन मार्केट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैकेनिकल में भी डाउन चल रहा है, केमिकल में भी डाउन चल रहा है। लोग थोड़ा सा ऐसे प्रेफर नहीं करे कि मैकेनिकल एंड केमिकल जाए, बट मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कोई ब्रांच खराब है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इंटरेस्ट है, मुझे करना है, तो मैकेनिकल के लिए आप कौन सी ब्रांच अच्छे से चल रही है, तो ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारे नए नए, टाटा ने भी नए नए डिजाइन लाया, तो ऑटोमोबाइल एंड उसमें भी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन आईओटी वाला, तो आईओटी वाला फंडा आता है अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये ब्रांचेस अभी धीरे धीरे बूम कर रही है, धीरे धीरे आई एम से। लेकिन पूरे लास्ट 2-5 ईयर्स का आप अगर ग्राफ देखोगे तो जितना सीएसआईटी ने बूम किया उतना किसी ब्रांच ने। तो नेक्स्ट ये केमिकल एंड मैकेनिकल में, आई नो मैकेनिकल में तो आपको भी मालूम है कि वर्क फ्रॉम होम की चांसेस ये थोड़े से कम है, आपको फील्ड में जाके वहां पे भी काम करना है, प्रोडक्शन में वगैरह। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सारे एक ही यू कैन से कि एक ही फैमिली के ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्रियल जो भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हो वो सारे आ सकते हैं पावर से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जैसे लैपटॉप हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो वो पूरा पैनल लैपटॉप के अंदर का मदरबोर्ड डिजाइन करते हैं, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकता है। देन ईएक्सटीसी में आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट, जो भी टेलीकॉम वाले कंपनीज, वो सारे कंपनी नेटवर्क वगैरह मैनेज कर। तो ये सारे ब्रांचेस का आपने लास्ट अगर मैंने 5 इयर्स का आपको एनालिसिस बताया, तो मेजोरिटी क्राउड ये सारे ब्रांचेस से उठ के कहाँ पे काम कर रहा है, आईटी। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ बट काम कर रहा हूँ आईटी। मेरे साथ ऐसे समझो 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसमें से 80% लोग, 80 लोग तो अभी आईटी में काम। इसका रीजन यही है स्टूडेंट कि हमें एट द एंड क्या है कि कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट इंडिया में अभी इतना बूम नहीं हुआ है कि हम लोग, हाँ ये सर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे ऐसे। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोर में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बट वहां पे जो हाइक मिलती है, जो ग्रोथ हो रही है फाइनेंशियल टर्म्स में, वो इतनी नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपको फोर्स कर रहा हूँ, मैं बस आपको सारे रास्ते बताऊंगा, रास्ते में कहाँ पे गड्ढा है वो बताऊंगा, टर्न कहाँ पे लेना वो बताऊंगा। एट द एंड डिसीजन आपका और आपके पेरेंट्स का होगा कि कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करें, ठीक है। ये जस्ट मैंने 5 ब्रांचेस बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। वो सारे ब्रांचेस आपको डीटी के वेबसाइट पे भी मिलेंगे, खुद आप भी सर्च कर सकते हैं कौन से ब्रांचेस है, लेकिन ये 5 कोर ब्रांचेस। ब्रांच सिलेक्शन के बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा कि सर हमें अगर कॉलेज सिलेक्ट करना है तो हम लोग कैसे? ऑब्वियस है, कॉलेज का फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मेरिट। आपका मेरिट स्कोर मीन्स फर्स्ट आपको 50% चाहिए इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड के 50%। पीसीएम टोटल स्कोर होगा 300, 300 में से आपका 150 टोटल होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि केमिस्ट्री की जगह आप आईटी के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो आप सीएस डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। अगर आपका सीएस नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जब आप कैप फॉर्म 1 फिल करोगे वहां पे आपको समझ में आएंगे, मैं खुद आपको हेल्प करूंगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि बोर्ड्स में 50% इन पीसीएम। सेकंड क्राइटेरिया कि आपने एटलीस्ट सीईटी नहीं तो जेडब्ल्यू दिया हो, सीईटी स्कोर इधर जेडब्ल्यू स्कोर वो भी पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों स्कोर अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल कर। अदरवाइज आप कितना भी डोनेशन दो आपको इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा थ्रू गवर्नमेंट। वन सेकंड, हिमांशु सर यू देयर? ओके, यहाँ पे सुजल सावरकर पेरेंट्स कॉल करें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस,
तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया होगा इंजीनियरिंग का कि पीसीएम 50%, देन आपका सीईटी स्कोर एंड जेडब्ल्यू स्कोर। तो सर हमारे स्कोर के ऊपर कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, ठीक है, और अगर मुझे कॉलेज सिलेक्ट करना है तो मैं कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। कॉलेज एक्रेडिशन एंड इट्स रैंक, हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो कि कॉलेज का एक्रेडिशन क्या है, उसका रैंक क्या है, ठीक है। देन आपके पास जो इंजीनियरिंग का पोर्टल आएगा, डीटी का पोर्टल, उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन होती है कि कॉलेज का प्रीमाइसेस क्या है, वहाँ पे रैंक, देन फैकल्टी कौन सी है वहाँ पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलेज का प्लेसमेंट, 4 ईयर के बाद हाईएस्ट पैकेज वहां से कितना मिला, लोएस्ट तो कोई नहीं बताएगा आपको, हाईएस्ट बताएंगे, एंड देन एवरेज पैकेज अगर बताए तो वो बता सकते। नेक्स्ट, वहां पे कंपनीज कौन से आते हैं, जैसे आप नवी मुंबई का क्राइटेरिया देखोगे, दत्ता मेके वगैरह, ये सारे वहां पे विप्रो टीसीएस बल्क में जाते हैं, बल्क में बच्चे उठाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वो चेक करना है, वहां से कोई अगर पास आउट है उन्हें पूछो या फिर डायरेक्टली मुझसे वो कोऑर्डिनेट करो। नेक्स्ट, कॉलेज का प्रीमाइसेस एंड लैब्स, ये बहुत बड़ा रोल स्टूडेंट्स, प्रीमाइसेस कैसा और लैब्स कैसे। कॉलेज में कुछ भी थोड़ा बहुत चलेगा ऊपर नीचे, बट लैब्स अच्छी, आपको वहां पे जाके बस रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रैक्टिकली काम करना है वहां। जैसे आप समझो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो आपको आईओटी रिलेटेड रोबोटिक्स काम करना है उस पर, मैकेनिकल में हो तो कार वगैरह बनाने के वहां पे वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको एटलीस्ट आपको जो कॉलेज चाहिए या बाद में जो कॉलेज अलॉट होगा, थोड़े दिन पहले पूरा कॉलेज घूम के आओ, वहां पे देखो क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देन उसके बाद ही एडमिशन। इसमें और एक मैं चीज मेंशन करूंगा, दैट इज ट्रैवलिंग टाइम। आप यहाँ से समझो आपका कॉलेज है 3 इयर्स दूर, जाने के लिए 3 इयर्स, आने के लिए 3 इयर्स, 6 इयर्स आप वेस्ट करें तो कोई मतलब नहीं। तो 3 इयर्स क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो 11th 12th डिफरेंट थिंग है, इंजीनियरिंग डिफरेंट। तुम 3 इयर्स जाओगे, 3 इयर्स आओगे, 6 इयर्स, ये एक साल की बात नहीं है, नेक्स्ट 4 इयर्स आपको करना। एंड ये थोड़ा सा है ना हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि वो जमाना गया कि अभी है ना आप बस लास्ट ईयर में जॉब का सोचोगे, आपको सेकेंड ईयर में ही सारा सोचना है कि इंजीनियरिंग के बाद आपके हाथ में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सोचेंगे। नेक्स्ट, कॉलेज का क्राउड कैसे, बहुत मैटर करता है कॉलेज में, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आपके आजू बाजू में फ्रेंड्स कौन है, कहाँ से आ रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो ये भी मैं बताऊंगा कौन से कॉलेज का क्राउड अच्छा है। नेक्स्ट, कॉलेज में फैकल्टीज, कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे आप कंप्यूटर ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो, समझो सोमैया कॉलेज, सोमैया तो आई थिंक अभी तो ऑटोनोमस है, तो वहां पे उनका डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, आपको फैकल्टीज दिखे, फैकल्टीज का बैकग्राउंड चेक करो, वहाँ पे सब लिखा हुआ हो, फैकल्टीज ने क्या किया लाइफ में, पीएचडी है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कॉलेज से आपको कितने टाइम इंडस्ट्री विजिट के लिए भेजा जाता है या फिर इंडस्ट्री पीपल को कॉलेज में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको चेक करना। देन लास्ट में तो मैंने बोला डिस्टेंस, जो भी ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। और इस साइड मैंने लिखा है हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रांच, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स कॉलेज सिलेक्शन में आपको हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट सर, ठीक है, ये तो हमें पता चला अभी कि इतना सारा चीज हमें सोचना है करना है कि एग्जैक्टली exactly, तो सर आप हमें हेल्प करोगे ये कॉलेज लिस्ट ये करने के लिए, जिस ऑब्वियस हम लोग करेंगे आपको हेल्प। लेकिन देखो हर एक का ना, यू कैन से कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा, कि किसी को सर मुझे दूर मिलेगा चलेगा बट ब्रांच यही चाहिए, कॉलेज यही चाहिए, मुझे डाउन में नहीं जाना है, मुझे यही ब्रांच को मैं स्पेसिफिक हूँ। तो ये सारी चीजें मैं बोलूंगा हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये जो चीज है कि कॉलेज का लिस्ट, कॉलेज का सिलेक्शन, मैं आपको एक हेल्प करूंगा कि मैं कंप्यूटर ब्रांच के लिए आपको टॉप टू बॉटम मीन्स मुंबई का सबसे बेस्ट कॉलेज वहां से लेके सबसे वर्स्ट कॉलेज, आपको मैं लिख के प्रॉपर एक लिस्ट अपने ग्रुप पे शेयर कर, कि हाँ सीएस के लिए अगर सिलेक्ट करना है तो ये करना है, आईटी के लिए सॉरी सीएस के लिए टॉप के कॉलेज ये है, एवरेज कॉलेजेस ये है, एंड टाउन के कॉलेजेस। आपको प्रेफरेंस कैसे लगाना है आप डिसाइड करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं सर कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर सर हम लोग ऐसे करें क्या कि थोड़े से सीएस के फिल करेंगे, थोड़े से आईटी फिल करेंगे, मुझे चलेगा सीएस भी मिला आईटी भी मिला, या सर मुझे चलेगा ए एंड एमएल भी अगर मिल रहा है तो मुझे डीएस मिला तो भी चलेगा। तो सर ये कॉम्बिनेशन वगैरह करके अगर हम लोग कर पा रहे हैं, ये ऑब्वियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी पूरा स्टाफ और हम लोग आपको हेल्प करेंगे। देन ये सारी चीजें सर स्टार्ट कब होगी और ये कैसे चलेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारे, ठीक है।
तो आगे मैं आपको जस्ट शो करता हूँ। यस, ये मैंने जस्ट थोड़ा एक रफ बनाया। सबसे पहले स्टूडेंट आपका होगा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन मीन्स आपका बेसिक डिटेल आपको वेबसाइट पे जाके फिल करना है, आपका एक लॉगिन क्रिएट होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है, जिसमें आप बेसिक क्या लिखोगे, आपका नाम, फोन नंबर, देन मेल आईडी, देन आपका 10th और 12th का स्कोर ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो जाएगा। सीईटी का, जेडब्ल्यू का स्कोर भी आपको इधर मैन्युअली पुटअप करना होगा या ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका एक जस्ट आपका बेसिक डेटा उनके पास जाएगा, डीटीई के पास, कि यस यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन, ठीक है। जैसे ही आपने ये सारा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन किया, उसमें और एक चीज आएगी स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। जैसे आप ओपन कैटेगरी हो तो मैं बोलूंगा मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट उसमें भी एक कैटेगरी स्टूडेंट टीएफडब्ल्यूएस, ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस क्या है, आप ओपन में हो स्टिल आपको कुछ चीजें आप मैनेज करके फीस हमें कम करवाएं। गवर्नमेंट ने यू कैन से कि एक कोटा रखा है 3% रिजर्वेशन, जैसे कि जिसका फैमिली इनकम 8 लाख बिलो है, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। इसके लिए हर एक कॉलेज में, कोई भी बड़ा कॉलेज होने दो, 3% सीट्स रिजर्व है। मैंने हर साल में अपने यहाँ से एटलीस्ट 7-8 स्टूडेंट्स का टीएफडब्ल्यूएस से एडमिशन करवाया। इसका बेनिफिट क्या है, जहाँ पे 1 लाख ये वहां पे आपको फीस पे करनी है ओनली 20 to 25,000 पर ईयर, मीन्स 1 लाख में आपका इंजीनियरिंग खत्म हो जाए। ये ऑप्शन बहुत सारे पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसे ना ध्यान रखना। अगर कुछ डाउट है मुझे पूछ लेना। एक ही क्राइटेरिया, आपका फैमिली इनकम बिलो 8 लाख होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट इज आपका बर्थ प्लेस, या आप डोमिसाइल यहाँ के हो, डोमिसाइल यहाँ के हो, महाराष्ट्र के हैं। अगर आपका बर्थ प्लेस बाहर का, यूपी कहीं और का, एंड आपकी फैमिली महाराष्ट्र में मोर देन 15 ईयर्स नहीं है, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। देन आपका होम यूनिवर्सिटी मुंबई ही है, तो आप वहां पे चलो, आज तो हम लोग वो नहीं शो कर सकते आपको, लेकिन जैसे वो फॉर्म फिलअप करने का आएगा, मैं एक किसी स्टूडेंट का ना पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका होगा स्टूडेंट्स पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन, आप बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करोगे। देन अब डीटी को पता कैसे चलेगा आपने जो भी फिल किया वो करेक्ट किया या नहीं किया। समझो कोई कास्ट का स्टूडेंट से, ओपन स्टूडेंट से उसने कास्ट लिख दिया, वो भी डीटी को मालूम होना चाहिए। तो डीटी क्या करेगा, कुछ सेंटर्स बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एचसी सेंटर। तो आपको वहां पे जाके क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बाजू में लिखा है वेरिफिकेशन एट एफसी, ठीक है। एफसी सेंटर पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आना है। एक होगा बस आपने रजिस्ट्रेशन किया, सेकंड हो गया आपका वेरिफिकेशन। ये सारे पार्ट्स आपको आपके लॉगिन में ही लिखेंगे कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद देन डीटी क्या करेगा, आपका समझो पूरे महाराष्ट्र में से 1 लाख स्टूडेंट अप्लाई किया, तो 1 लाख स्टूडेंट्स का सीटी स्कोर क्या है, जेडब्ल्यू स्कोर क्या है, इस सारे स्कोर के ऊपर यू कैन से कि एक मेरिट लिस्ट बनेगा कि यस फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ऐसे आपको एक पूरे स्टेट का एक रैंक मिलेगा कि हाँ आपका मेरिट रैंक ये है। उसमें आपको यूनिवर्सिटी रैंक भी मिलता है, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपका रैंक कौन सा है, आपका कास्ट का रैंक कौन सा है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगी। तो ये मिलेगा आपको मेरिट लिस्ट जब डिस्प्ले होगी तब, राइट। अगेन आपको डीटी 5 डेज का टाइम देता है कि कुछ चेंजेस अगर आपको फॉर्म में करने हैं तो फॉर्म में चेंजेस करो। किसी ने अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए, अगेन वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ये होने के बाद अगेन एक सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगा। तो ये सारी प्रोसेस है ना, बहुत आराम आराम से चलेगी। आप ऐसा नहीं सोचो कि ये सारा का सारा 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, नहीं, ये पूरा मैं बोलता हूँ मिनिमम 1 मंथ लगेगा सारे प्रोसेस, मिनिमम 1 मंथ। तो मेरिट लिस्ट लग गई। अब मेरिट लिस्ट में समझो आपको पता चल रहा है यस सर मेरा रैंक ये है, मेरा स्कोर ये, ओके। अब हमें फॉर्म फिल करना होता है कैप राउंड के। कैप राउंड क्या है, तो एक सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्म फिल करने के लिए पहले हमें चेक करना होता है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या है, डीटी आपको हर एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स भेजता है। मतलब समझो विजिटिया कॉलेज है, विजिटिया कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कौन से ओपन के लिए कितने सीट्स है, मैं ब्रांच के लिए बोल रहा हूँ, ओपन के लिए कितने सीट्स है, एससी के लिए कितने, एसटी के लिए कितने, हर एक ब्रांच का सीट मैट्रिक्स आपको मिलेगा उनके वेबसाइट पे, डीटी की वेबसाइट। समझो आप ओबीसी कैंडिडेट हो, एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए पिल्लाई कॉलेज में सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बस 2 ही सीट्स है, और आपका रैंक है ना मोर देन 20-30,000, तो बहुत कम चांसेस है आपको वहां पे ओबीसी सीट मिलेगा। ये थोड़ा सा एनालिसिस है ना हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीट मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें। देन आपका समझो
कास्ट का यूनिवर्सिटी रैंक के मोर देन 100 एंड आप जो कॉलेज सिलेक्ट करें वहां पे कास्ट के लिए बस एक ही सीट है, तो अगेन यू कैन से कि आपका चांस बहुत कम है वहां पे कास्ट थ्रू लगने का, तो आप ओपन थ्रू ही वहां पे जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन डन, वेरिफिकेशन हो गया, मेरिट लिस्ट लग गई, हमने सीट मैट्रिक्स भी चेक किया। अब सीट मैट्रिक्स के बाद अब बारी आएगी सर हमें कॉलेज वहां पे क्या करना है, फिल करना है। कॉलेज फिल मीन्स वहां पे नाम नहीं लिखना होता, बस हमें सिलेक्ट करने होते हैं वन बाय वन। वहां पे बस वो देते ऑप्शंस कि आपको मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट कौन सा चाहिए, ऑटोनोमस चाहिए या नहीं, कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको बस करना है, फिल्टर लगाने हैं, फटाफट सिलेक्ट करके वहां पे नीचे आ जाता है, आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी भी चीजें हम लोग करेंगे। तो वहां पे कैप 1 के लिए हमने फॉर्म फिल किया, समझो मैंने 100 कॉलेजेस फिल कर, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी फिल किए, तो एक 90-95 कॉलेजेस में फिल करता हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए, कि रिस्क नहीं चाहिए। टॉप कॉलेज से लास्ट कॉलेज तक ब्रांच 2-3 ब्रांच मिक्स करके 90 to 100 कॉलेजेस फिल करते थे। इसमें ना पॉसिबिलिटी क्या होती है ना, देखो एट द एंड एडमिशन मिलने वाला आपके स्कोर के हिसाब से, तो आपने टॉप से लेके बॉटम तक सारा का सारा अच्छे से फिल किया है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर अभी आपके हिसाब से जो मिलना है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट राउंड में इसमें एक कंडीशन होती है कि फर्स्ट कॉलेज अगर आपको मिला तो आप कैंसिल नहीं कर सकते फर्स्ट कॉलेज। तो फर्स्ट कॉलेज हमेशा ऐसे ही फिल करो कि जो मिला तो यस कंफर्म वही लेना। समझो अभी मेरा स्कोर अच्छा है, मैं विजेटीआई फिल कर, यस विजेटीआई मैंने किया, मुझे मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन उसी जगह समझो मैंने फर्स्ट कॉलेज की जगह मैंने नाम दिया डोंबिवली जोनले और मुझे मिल गया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें लास्ट राउंड में जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। इसमें मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, तेरना कॉलेज यहाँ पे भी है, तेरना कॉलेज वहां पे भी है उस्मानाबाद, बच्चों ने गलती से उस्मानाबाद वाला वहां पे सिलेक्ट कर दिया और बच्चों को कॉलेज भी मिल गया वहां और फर्स्ट ही मिल गया। तो ऐसे भी कुछ चीजें ना, देखो आई नो कि ये कुछ बड़ी बात नहीं है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इतनी भी छोटी बात नहीं है कि गलती हो गई ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो फॉर्म जब भी आप फिल कर रहे हो किसी का तो गाइडेंस लो, तुम्हारे घर पे कोई इंजीनियर है जिसने इंजीनियरिंग किया जो जॉब अच्छे से उसे मालूम है, उसका गाइडेंस लो, पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करो। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो रिव्यू करवा लो फिनिक्स टीम के साथ, आपको लग रहा है कि नहीं सर आप एक बार देखो, यस मैं भी चाहिए तो चेक कर लूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस अच्छे से देखना कैप 1 के लिए। समझो आपने फॉर्म फिल किया कैप 1 के लिए, तो डीटी क्या करेगा, अगेन वो सारे ये सारा सॉफ्टवेयर से होता है, कोई मैनुअली बैठ के नहीं करता। तो कैप 1 में डीटी के पास आपका डेटा आ गया कि यस ए स्टूडेंट को ये वाला कॉलेज चाहिए, बी स्टूडेंट को ये वाला कॉलेज चाहिए, ठीक है। डीटी क्या करता है मालूम है, डीटी है ना सबसे पहले वो जो सॉफ्टवेयर जो बना है वो क्या करेगा, फर्स्ट जो रैंकर है जिसका मेरिट रैंक फर्स्ट है उसको चेक करेगा, उसका जो प्रेफरेंस 1 है राइट ऑब्वियसली उसे तो मिलना ही है, उसे वो दे दिया। जैसे उसे दे दिया तो उस कॉलेज का वो वाला सीट क्या हुआ, एक क्या होगा डिडक्ट हो गया। तो सॉफ्टवेयर बराबर हर एक रैंक वाइज आता जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बस 30 कॉलेज फिल करें 40 ही करें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कुछ पेरेंट्स ओनली 30-40 करते हैं बाद में करते हैं। मैं बोलता हूँ हर एक कॉलेज फिल करो जो आपको चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, बस ये याद करो। तो समझो आपको एक कॉलेज मिल गया जो है, आपने प्रेफरेंस दिया 19 वाला 19, ठीक है। अब सर हम लोग क्या करें, कॉलेज लें या ना लें। उसमें अगेन स्टूडेंट दो ऑप्शन, एक होता है फ्लोट, दूसरा होता है फ्रीज। फ्रीज मतलब सर 19 वाला जो मिला है मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी बस हुआ मैं एडमिशन ले लूंगा, मुझे खत्म करना है ये एडमिशन वाला खर्चा, ठीक है। मैं बोलूंगा मत करो ऐसे, मत करो, क्यों, 19 वाला जो होगा उसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे दैट इज कैप 2। कैप 2 में क्या होगा, अब जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो जो 19 वाला है उसके ऊपर के ही कॉलेजेस फिल करो, नीचे वाले नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसेंडिंग में लिखा है। मीन्स वही कॉलेज फिल करो जो 19 वाले से अच्छे कॉलेज। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, समझो मैंने फर्स्ट मुझे 19 वाला मिला था, अब मैंने क्या किया नेक्स्ट राउंड में गया, तब वो 19 के नीचे वाला एक भी मत लो, बस ऊपर वाले लो एंड 19 वाला रखो, क्यों, 19 वाला तुम्हारा एज अ लास्ट प्रेफरेंस बना रहेगा वहां, ठीक है। अब समझो मैंने अगेन नेक्स्ट राउंड के लिए क्या किया, अगेन 18 कॉलेजेस फिल किए, इसका 18 ही नहीं मैं और भी फिल कर सकता हूँ, लेकिन उसमें गलती से भी वो 19 वाले के नीचे वाला कॉलेज मत फिल कर, ठीक है। तो समझो अभी मैंने 18 कॉलेज फिल किया, 19 वाला वो क्या ऑटोमेटिकली वहां पे आएगा ऑप्शन, ठीक है। अगर ऊपर वाला कॉलेज मिल गया देन तुम्हारा 19 वाला सीट चला गया, आपको 19 वाला अगेन रोल बैक करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर समझो अगेन 18 में से एक भी नहीं मिला,
आप सेफ हो कि आपका 19 वाला सीट रिजर्व है। समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर है ये सारा बस। तो इसमें भी स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं, 19 वाला कॉलेज मिला, स्पिन पूरा 100 कॉलेज का लिस्ट भर देते, उसमें समझो अगेन 40 वाला मिल गया तो स्टूडेंट्स बोलते सर हमें वो 19 वाला ही चाहिए, नहीं मिलेगा फिर। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आपको? ओके फाइन। तो सेकेंड राउंड में समझो आपने क्या किया, अगेन 19 कॉलेज फिल किए, 19 कॉलेज में से आपका 19 वाला जो मिला हुआ है वो आपका सेफ साइड जोन है। ऊपर वाले कॉलेजेस अपने फिल किए, समझो ऊपर वाला एक मिल गया, देन आपका 19 चला गया, आपको वहां पे जाके एडमिशन लेना होगा। अब लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड उन्होंने बस 2 ही राउंड रखे, इस ईयर में भी चांसेस है 3 राउंड्स है। तो थ्री राउंड्स के लिए भी क्या होगा, अभी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में भी आप फ्लोट या फ्रीज कर सकते हो, देन थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि कौन से राउंड में आपको एडमिशन फ्रीज करना है, कौन से राउंड में कि नहीं सर मुझे और जाना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ये अच्छे से करो, कॉलेज फिल करना किसी से तो कंसल्ट करो। ठीक है, तो ये होगा कैप 1 कैप 2। कैप 1 के बाद समझो आपको एडमिशन लेना है, ये मेरे बाजू में लिखा है कि आपको वहां पे जाके कॉलेज में क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी होगी कि नहीं मैं अभी बस कर रहा हूँ, मुझे फ्रीज करना है, मुझे एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा पूरा कैप राउंड प्रोसेस होगा फ्रॉम पार्ट 1 टू, जो ये कैप राउंड है उसे हम लोग पार्ट 2 भी बोलते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पूरा होने के लिए मैं बोलूंगा मिनिमम अभी चालू है सितंबर 1920 18 चल रहा है राइट, अक्टूबर एंड तक ये सब चल रहा है। ऐसे समझो आपका कॉलेज जो भी स्टार्ट होगा दिवाली के बाद, बहुत लेट है, बहुत लेट है। ये कॉलेज स्टार्ट होना चाहिए था एटलीस्ट जुलाई और अगस्त, एटलीस्ट 1 अगस्त को नॉर्मली कॉलेज स्टार्ट होती है। अब आप सोचो कि अगर ये अक्टूबर में स्टार्ट करे तुम्हारा सेमेस्टर, तो तुम्हें कब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? 11 12 के टेक्स्ट बुक ना एटलीस्ट वो छोटे छोटे टेक्स्ट बुक है, अभी के टेक्स्ट बुक बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट बहुत पैटर्न डिफरेंट है। 11 12 का स्टडी करने का पैटर्न अलग है, इंजीनियरिंग का स्टडी करने का पैटर्न अलग है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूँ। चलो फ्यूचर थोड़ा सा एक बाद में देखते हैं, अब पहले ये देखते हैं कि सर एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर जो हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या होगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, हमें हो पाएगा हमसे या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक है सेमेस्टर 1 में आपके पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिक्स, आ गया ठीक है, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, पीडब्ल्यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ईवीएस। ईवीएस वैसे ही है, नॉर्मल वाला सब्जेक्ट है, उसमें कुछ बड़ा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो 11 12 में आपने पढ़ा है उसी लेवल का, ज्यादा नहीं है। आप ऐसे सोचोगे इंजीनियरिंग है तो बहुत बड़ा लेवल होगा, नहीं, नॉर्मल उसी लेवल का फिजिक्स है। बट ये मैकेनिक्स, मैथ्स और बीडब्ल्यू ये एडवांस लेवल। मैकेनिक्स बच्चे रोते हैं, सच बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें। मैथ्स में ये ऑब्वियस है, तुम्हारा जो भी तुमने मैथ्स 12th में पढ़ा है इंजीनियरिंग में, सॉरी कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा का सारा यहाँ पे आने वाला एडवांस वर्जन। वो बेसिक वाला फंडा 11 12 में। बीडब्ल्यू में क्या आने वाला है, तो बीडब्ल्यू में आपने जो यू कैन से कि थेवेनिन्स नॉर्टन्स आपने मे भी सुना होगा 11th और 12th में। तो नेटवर्क्स है, 3 फेज है, मोटर्स है, ये सारे मींस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी बेसिक पार्ट है वो सारा का सारा बीडब्ल्यू में। ये हुआ सेम वन। सेम वन मींस तुम्हारा जो भी ईयरली कैलेंडर है उसका हाफ टाइम सेम वन के लिए जाएगा। सेम टू में इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथ्स टू, देन एसपीए, फिजिक्स टू, केम टू, सीएस। अब ये जो सीएस है वो कंप्यूटर साइंस नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल देखो 6 सब्जेक्ट्स इन ईच सेम, जिसमें से एक सब्जेक्ट क्या है, मैं बोलूंगा एक लाइट सब्जेक्ट है, जैसे ईवीएस है, और यहाँ पे कौन सा है, सीएस है, कम्युनिकेशन स्किल, उसमें नॉर्मल इंग्लिश वगैरह बोलना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको ड्राइंग करवाना, ठीक है, एग्जैक्टली कोई भी शेप है, समझो मैं ये बॉटल है, ओके, बॉटल को मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो बॉटल अब ऊपर से कैसे दिखेगा, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये जस्ट मैंने बेसिक एग्जांपल दिया। बहुत बड़े बड़े मशीन्स को हम लोग जैसे टॉप से देखते तो मशीन कैसे दिखेगा, राइट से देखते तो कैसे दिखेगा, लेफ्ट से दिखे, तो ये सारी चीजें आपको पेपर पे ड्रॉ करें। इसमें एक सॉफ्टवेयर भी आता है ऑटोकैड, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स टू, ऑब्वियस है मैथ्स वन का एडवांस वर्जन मैथ्स टू है। मैम आवाज है तो ना क्लियर ऑनलाइन में? ओके, एंड देन जो भी आईटी सीएस बैकग्राउंड में जाने वाले हो वो है एसपीए सब्जेक्ट, उसमें है तुम्हें
C++ एंड जावा, दोनों लैंग्वेजेस वहां पे सीखते हैं, कोडिंग वगैरह सारा जो भी है वो वहां पे आएगा। इसमें से जो मैंने येलो में लिखे फिजिक्स केम, फिजिक्स 1 केम 1, फिजिक्स 2 केम 2 एंड ईवीएस सीएस, ये सब्जेक्ट्स में ऐसे बोलता हूँ कि इसको जरूरत नहीं, मीन्स इतना भी उसे इंपॉर्टेंस मत दो, नॉर्मली सेल्फ स्टडी से मैनेज हो सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट मैकेनिक्स, मैथ्स, बीडब्ल्यू, इंजीनियर, ड्राइंग, मास्टर और एसपीए, ये सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट है कि आपको कहीं ना कहीं उसके लिए गाइडेंस लगेगी। ऐसे भी ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स बिना क्लास लगाए मैनेज करते हो जाता है पास, नो डाउट, बट स्कोर नहीं हो पाता है फिर। तो आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग में ऐसे बोलूंगा, हमारे टाइम पे बोला मिनिमम फर्स्ट क्लास चाहिए आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग। आप जब इंटरव्यूज के लिए जाते हो आपको ये बोलना अच्छा लगता है कि हाँ सर मुझे फर्स्ट क्लास है, मुझे डिस्टिंक्शन है थ्रू आउट इंजीनियरिंग। आप ये नहीं बोल सकते मुझे 4th ईयर में डिस्टिंक्शन है बट फर्स्ट ईयर में सर एक केटी लगा, ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन करेगा। तो आपका जब इंजीनियरिंग का परसेंटेज बताते हो इंडस्ट्री में आफ्टर इंजीनियरिंग, तो वो परसेंटेज में फर्स्ट ईयर का भी रोल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर, चारों ईयर्स के आपके परसेंटेज एंड ऑन एन एवरेज निकलते, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा सेम 1 सेम 2, ये दोनों सेम, हर एक ब्रांच के लिए सेम, ये सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ब्रांच लो, मैं CS लो, IT लो, मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, कोई भी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सेम। सेकेंड ईयर से देन स्टार्ट होगा आपका कोर ब्रांच, जैसे सिविल में हो तो अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल में हो अलग आएंगे, मैकेनिकल में हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो सेकेंड ईयर से आपके कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे आप काम करोगे। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर होगा, लास्ट ईयर होगा आपके कॉलेजेस में। लास्ट ईयर के स्टार्ट में देखो, लास्ट ईयर के स्टार्ट में कंपनीज आना स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। जैसे आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा, यस यहाँ पे लास्ट ईयर आता है उसकी स्टार्टिंग में। यस, ऑनलाइन एनी डाउट्स? ओके, तो 4th ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कंपनीज आने वाले हैं एंड आपको जॉब ऑफर करने हैं। उसके लिए आपसे क्या करेंगे, ये ऑब्वियस है, फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, देन एक कोडिंग टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद उनका सिलेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर सारी चीजें एग्जैक्टली कैसे होगी, एंड आफ्टर इंजीनियरिंग हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है जॉब करना, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, उसे डिस्कस करते हैं। यस, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑप्शंस लिखे कि एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर इंजीनियरिंग। सबसे फर्स्ट मैंने लिखा, देखो, प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स में मैंने बेसिकली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है ना, यहाँ पे देखो TCS, L&T, एक्सेंचर, विप्रो, ये सारे बड़े बड़े नाम्स हैं, इन्फोसिस बोल सकते हो तुम लोग। सेकंड है कि सर मुझे ना प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मुझे गवर्नमेंट में जाना है, लेकिन गवर्नमेंट में नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट नहीं, टेक्निकल जॉब चाहिए। तो टेक्निकल जॉब चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन है कि एग्जाम्स दो, जैसे समझो आपको इसरो में जाना है तो इसरो का एग्जाम दो, आपको रेलवे बोर्ड्स में जाना है तो RRB का एग्जाम दो, आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाना है उसका दो, बेल में जाना है उसका दो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसके तुम डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो एंड सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया स्टूडेंट, हमारे टाइम क्राइटेरिया ये होता था कि मिनिमम 60% चाहिए इन इंजीनियर, फर्स्ट क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास नहीं है आप एग्जाम का फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एज ए ऑफिसर जा रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैग लगने वाला, इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि मिनिमम फर्स्ट क्लास चाहिए आपको इंजीनियरिंग, थ्रू आउट इंजीनियरिंग। तो समझो आपने एग्जाम्स दे दिए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, दूसरा एक ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने, दैट इज गेट एग्जाम। गेट एग्जाम क्या है, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग एग्जाम होगी आफ्टर इंजीनियरिंग। उसमें पूरे ब्रांच का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर सारा का सारा सिलेबस इस गेट एग्जाम में होगा। गेट एग्जाम होती है ओनली 100 मार्क्स, बट वो बहुत टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वो। 100 में से मैं बोलूंगा कट ऑफ इतना कम लगता है फॉर एमटेक के लिए कि आपको ऐसे लगेगा अरे हाँ 30-40 मिल रहे, स्टिल एडमिशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई भी यू कैन से कि उसका जो टॉपर है, समझो अभी मेरे टाइम का टॉपर था 100 में से ना, उससे आई थिंक 59 या 60 थे वो टॉपर में। 40 ऊपर के ऐसे मत सोचो कि 90 मिलेंगे, 95 मिलेंगे, नहीं, तुम 60-50 भी ला रहे हो, दैट्स बहुत बड़ी बात है फॉर गेट एग्जाम, ठीक है। गेट एग्जाम अगर आप क्रैक कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगेन आप एमटेक के लिए जा सकते हो NITs में, VJTI में, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस में, या फिर अगेन BRC, इसरो, ये जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, PSU बोलते हैं हम लोग, इनका आपको एग्जाम देने की जरूरत है।
देखो जैसे एज ऑफिसर एंट्री मैंने क्या बोला, इधर उनका सेपरेट एग्जाम दो या फिर गेट क्रैक करो अच्छे से एंड आपको डायरेक्टली बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। समझो आपको बीआरसी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब कर एज ए ऑफिसर लेवल, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर इंजीनियरिंग करो और बीआरसी का सेपरेट एग्जाम, अगर वो क्रैक किया तो बीआरसी वाले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, गेट एग्जाम दो, गेट अच्छे से क्वालिफाई करो, देन अगेन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर इंटरव्यू डायरेक्टली, अब एग्जाम नहीं देना है। ये हुआ आपका गेट थ्रू आप एमटेक करो, आईआईटी वीजेटीएस या एनआईटीज में जाओ एमटेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि सर मुझे इंजीनियरिंग के बाद चलो ये नहीं करना है, ना प्राइवेट जॉब करनी है ना मुझे टेक्निकल ऑफिसर बनना है, और कुछ ऑप्शन है। यस, आप एमबीए कर सकते हो अच्छे कॉलेज में। सर इंजीनियरिंग प्लस एमबीए ये कॉम्बिनेशन कैसे? देखो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए, बहुत लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद फिर एमबीए की जरूरत क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि समझो एक आईटी रिलेटेड कंपनी, आईटी कंपनी में अगर आपने आईटी से इंजीनियरिंग किया एंड देन आपने एमबीए किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या मिलेगा आपको, एडवांटेज मिलेगा, आपको बेसिक चीजें भी मालूम हो जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं। अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा बंदा उठाया, समझो कॉमर्स किया उसने एंड देन एमबीए करके वहां पे वो लीड कर रहा है, तो उसे जो बेसिक ग्राउंड लेवल की चीजें आईटी में क्या हो रहा है क्या करना चाहिए वो इतनी इफेक्टिवली नहीं समझ में आएगी। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि इंजीनियरिंग करो देन एमबीए करो। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि सर मुझे जाना है डिफेंस, डिफेंस में जाना है तो आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह उसमें जाने के लिए एक एसएसबी इंटरव्यू, वो एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको है ना एक एग्जाम देनी होती है। जैसे एयरफोर्स में जाना है तो आप एफकेट बोल सकते हो, देन सीडीएससी एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम पहले आपको क्रैक करना होता है, देन आपको 5 डेज का इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यूज इधर विशाखापट्टनम, मैसूर, भोपाल, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पे होता है। जाने के लिए वो आपको इंडियन गवर्नमेंट आपको एसी का, थर्ड क्लास एसी का, थ्री टायर एसी, सॉरी थर्ड क्लास, थ्री टायर एसी का आपको पास भी देगी, टिकट भी देगी, वो सारी चीजें वो मैनेज करेंगे, बस आपको एग्जाम क्रैक करना। वहां पे 5 डेज इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है देन आप एज ए ऑफिसर वहां पे एंट्री करो इन डिफेंस सेक्टर। तो इंजीनियरिंग के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स होते कि नहीं सर मुझे एमबीए करना था, मुझे डिफेंस में ही जाना था, बट इंजीनियरिंग के बाद कैसे करें, तो नहीं, आपके लिए ये भी ऑप्शन होता है। तो ये हो गया तुम्हारा डिफेंस वाला सेक्टर। नेक्स्ट सर मुझे बाहर जाना, तो एमएस के लिए आप जाना है तो यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूरोप कंट्रीज कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम होते हैं जैसे टोफेल होती है, जीआरई होती है, वो दे दो। बाहर जाने के लिए मैं बोलूंगा ये सबका स्कोर तो चाहिए, बट स्कोर थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा चलेगा, आपके पास पैसा ज्यादा चाहिए। 40-50 लैक्स अभी ऑन एन एवरेज चल रहा है, मेरे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस में गए, 40-50 लैक्स लगता है, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 से 3 साल में वो कवर कर ले, क्योंकि वहाँ पे जॉब वगैरह बहुत अच्छी। जैसे अभी मेरा जो स्टूडेंट्स गया रुपेश 100 करके, अपने यहाँ पे इंजीनियरिंग किया, अपने यहाँ पे टेक्लान से उन्होंने बिग डेटा का कोर्स किया। वो कोर्स ऐसा था कि वहाँ पे जाके जो उसे पढ़ने हैं यूएस, उस सेम कोर्स यहाँ पे हम लोग सिखा रहे हैं। वहाँ पे गया, विद इन 6-7 मंथ्स उसको इंटर्नशिप मिली। इंटर्नशिप का पैकेज उसका कुछ 55 वगैरह है, 55 लैक्स। हाँ, नेक्स्ट जैसे उसका वहाँ पे एमएस कंप्लीट होगा, 1 साल में वो पूरा लोन वगैरह नील कर देगा और उसका जॉब जो भी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन चल रहा है एमएस का, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे ऑप्शन है स्टूडेंट आफ्टर इंजीनियरिंग। इसमें मैंने एक ऑप्शन अभी मेंशन नहीं किया है, दैट इज खुद का स्टार्टअप, कि सर मुझे यहाँ खुद का स्टार्टअप करना है। लेकिन मैं ये बोलूंगा सर कि इन केस आपके पेरेंट्स मीन्स बहुत ज्यादा रीच है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन अच्छा है कि ये खुद का स्टार्टअप एंड आपके पास इतना अच्छा आइडिया भी आना चाहिए। अदरवाइज मैं बोलूंगा फर्स्ट 2-3 साल पहले एक्सपीरियंस लो मार्केट का, मार्केट में क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं मालूम। अभी मैं लास्ट 7 ईयर्स जॉब कर रहा हूँ, स्टिल मुझे कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि नहीं यार ये भी सीखना बाकी है, ये भी बाकी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, उसे पहले समझो, 2-3 साल पहले जॉब करो, फिर आपको पता चलेगा यस यू आर कैपेबल फॉर बिजनेस स्टार्टअप, ये इनके लिए आप कैपेबल हो या, ठीक है। तो ये पूरा आपका यू कैन से कि नेक्स्ट फ्यूचर होगा आफ्टर इंजीनियरिंग। नाउ आपका एज आई थिंक अभी होगा 18 होगा। नेक्स्ट 4 साल में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप तब हो गए 21-22 के, 21-22 के आप हो जाओगे। देन आप आपकी लाइफ स्टार्ट करोगे एज ए जॉब, एज ए बिजनेस, जो भी है। 21 से लेके मैं बोलूंगा नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आपको स्टेबल, ये याद रखो।
21-22 में आप कर रहे हो, ठीक है, 28-29 तक आप स्टेबल होने चाहिए। ये सर अब मैं प्रॉपर, मेरा सब कुछ स्टेबल है, जॉब के रिलेटेड बोल रहा हूँ। आप बिजनेस में हो तो आप स्टेबल कभी नहीं होंगे, ठीक है। स्टेबल मीन्स तो चलते रहता है बिजनेस में, आपको खुद को अपडेट वगैरह करना। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली। एक मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हमें क्या, किस चीज का थोड़ा सा देखना है अच्छे से। फर्स्ट ईयर आप कुछ भी नहीं सोचोगे आफ्टर इंजीनियरिंग का। फर्स्ट ईयर है ना आपका, ये जो वर्कलोड है, जो आपके सब्जेक्ट्स है, बस इसके बारे में सोचो अच्छे से कि मुझे कैसे ही मैकेनिक्स में अच्छा स्कोर लाना है, मैथ्स में अच्छा स्कोर लाना है, बीडब्ल्यू। क्यों? पैटर्न अलग है। फर्स्ट ईयर में आपको टाइम भी कम मिलता है, बहुत कम टाइम है। अभी आपको अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है सब कॉलेज, बहुत कम टाइम है अक्टूबर में। मुझे नहीं लगता, 1 नवंबर ही पकड़ो, दिवाली के बाद ही आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। देन आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा। 11th-12th बहुत अलग है, ये बहुत अलग है, इतने बड़े बड़े बुक्स आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ईयर में मत सोचो कि हाँ मैं अभी से गेट का प्रिपरेशन करूं, मैं अभी से कुछ एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करूं, कुछ एक्स्ट्रा करूं। नहीं, कुछ बोलते कि सर मुझे बैडमिंटन खेलना है, सर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा मेरे हॉबी के लिए टाइम है, मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कम टाइम। सेकेंड ईयर के बाद मैं आपको फ्री हैंड दूंगा कि आपको जो चाहिए वो करो, बट फर्स्ट ईयर में मत करो। फर्स्ट ईयर एक बार स्मूथली निकल गया ना, तो आपको है ना वो सिस्टम पता चलता है कि इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली पढ़ाई कैसे करनी है, पैटर्न क्या होगा, हमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसे नहीं देनी है, वो सब समझ में आता है। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में हम लोग प्लान करेंगे फोर्थ ईयर का। मीन्स आपको जो फोर्थ ईयर में जॉब लगने वाला है, उसके कुछ इनपुट्स मैं आपको सेकेंड ईयर के स्टार्ट में ही दूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस कौन से बुक्स आपको देखने, यूट्यूब में कौन से चैनल आपको देखने, कि आपको फोर्थ ईयर में आप जैसे इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, उसका आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करें। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था टीसीएस में, मैं थर्ड ईयर के लास्ट में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ये चीज थोड़ी सी मैं बोलूंगा कि हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। मैं सेकंड ईयर से ही आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दूंगा। हम लोग जैसे टेक्लैम सॉल्यूशंस, आपको मालूम है कि टेक्लैम सॉल्यूशंस थ्रू अपन क्या करें, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड उन्हें जॉब वगैरह प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो वही चीज सेकेंड ईयर में हम लोग वो कोर्स भी नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर में आपको बस फ्री में कुछ यूट्यूब लिंक्स दूंगा। आपका काम क्या है, जैसे जैसे आपका सेकेंड ईयर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट, सैटरडे संडे मिल रहा है, बीच में फ्री टाइम मिल रहा है, गणपति छुट्टी, जो भी छुट्टियां पब्लिक हॉलीडेज मिल रहे हैं, उसमें आपको वो पार्ट क्या करना है, खत्म करके आपको एक्स्ट्रा कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करना। वो भी मैं आपको दे दूंगा फ्री में कि हाँ ये वाला पार्ट ले लो, इस पे काम करो, ये वाला पार्ट ले लो। ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे ही आप फोर्थ ईयर में इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो आपको उन्हें बताना कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, मुझे इन्होंने गाइड किया था और ये मैंने वापस से सीखा। वो मैं आपको ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा कि इंटरव्यूअर सामने से उससे पता चलेगा कि आपको किसी ना किसी ने तो गाइड किया। अदरवाइज आपको इतने हाई लेवल के टर्म्स, इतने हाई लेवल का वो नॉलेज आपके पास नहीं। वो समझ जाएगा कि हाँ किसी ने तो आपको गाइड किया, ये इतना प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर प्लान में आपको बना के दिया। तो ये सारी चीजें हम लोग सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एक विश है उनका कि हाँ सर मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे आईटी में ही आना है, सीएसआईटी में ही काम करना है, आप बिंदास रहो। आपका जॉब वगैरह सब यही से, आपका फर्स्ट ईयर यही से निकलेगा। सेकेंड ईयर में आपको जो भी चीजें मैं यही से गाइड करूंगा। लास्ट ईयर में कंपनीज आएंगे, लेकिन उसके 6 महीने पहले मैं आपको वहां से टेक्लैम का पूरा बड़ा कोर्स नहीं, छोटा कोर्स दे दूंगा। बड़ा कोर्स इंडस्ट्री पीपल के लिए, तो छोटा कोर्स जो भी होगा वो अगेन आपको इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे समझो कि इंटरव्यू क्रैक करने का वो कोर्स, आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू में क्या बात करनी है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, वो सारी चीजें यही से होंगी। समझो इनके वर्स्ट केस में किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ कॉलेज से प्लेस, फर्स्ट थिंग तो यही कॉलेज से ही होना चाहिए। नहीं हुआ, अगेन हम लोग हमारा नेटवर्क यूज करेंगे एंड आपको यहाँ कहीं ना कहीं जॉब में प्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारा सिनारियो है तुम्हारे इंजीनियरिंग का। नाउ आई थिंक आज के लिए तो इनफ है, इतना ही। हाँ, और एक आता है कि सर फिर आप क्लासेस वगैरह स्टार्ट कब से कर रहे हो, क्या होगा। तो ये एक वीक जाने दो, हम लोग और एक सेशन रखेंगे कि आपको एग्जैक्टली पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन, इन केस आपको चाहिए तो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करें। ऑनलाइन ही ऐसे जूम पे होगा, ऑफलाइन उसकी जरूरत नहीं है, एक हाफ एन आवर का सेशन होगा। मैं एक किसी स्टूडेंट का पूरा फॉर्म फिल करके आपको बता दूंगा। क्लास कब स्टार्ट होगा ये आपको विद इन, मैं बोलूंगा कि आज 18 है ना, एक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे तक आपको पूरा एक प्रॉपर प्लान मिलेगा कि क्लास स्टार्ट कहाँ से कब होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा,
क्लास वीक में कितने दिन होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये बाद में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि इंजीनियरिंग की क्लासेस ओनली सैटरडे संडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे नहीं होता है कोई भी क्लास। मंडे टू फ्राइडे आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आओगे, देन क्लास में आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जो भी लेक्चर्स होते हैं ओनली सैटरडे। सैटरडे आपको 6 6 आवर्स के लेक्चर्स यहाँ पे बैठ, तो वो पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा थ्रू वन पीडीएफ कि लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं। तो ऐसे समझो कि जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा उसके पहले मुझे 30% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर दें। कि आप कॉलेज में एंट्री करते हो, कॉलेज में फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा अरे हाँ ये तो सब नॉर्मल है, पढ़ाया हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। वो बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको पहले से हम कॉलेज के ना 2 स्टेप आगे चलेंगे हमेशा। कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं आपको लगेगा अरे हाँ मैनेजेबल है, तो आप वहां पे देखो कॉलेज बड़ा है, अभी 11 12 में है, बड़े कॉलेज में जा रहे हो, बड़े कॉलेज में जाके टीचर ने पढ़ा दिया एंड आप वहां पे जाके आप आंसर कर रहे हो टीचर को, आपका एक रेपो बिल्टअप होता है कि नहीं यार ये स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा है एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आप पे ना एक थोड़ा सा अटेंशन मिलता है कि नहीं ये है, कुछ तो है। तो वो हमें चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें कॉलेज में ना फैकल्टी आपको पहचाननी चाहिए कि नहीं बाबा ये स्टूडेंट अच्छे से कर रहा है, इसमें कुछ तो अलग है, या फिर इसे कोई तो अच्छे से गाइड कर। अभी जैसे आपने देखा होगा कि 11 12 के अपने स्टूडेंट्स अभी से आईओटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अभी से। मीन्स अपने वो टेक्निक्स अगर अटेंड किया है तो आईओटी के प्रोजेक्ट्स वो ऐसे लेवल के प्रोजेक्ट्स कि वो सेकेंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में ना आराम से दिखा सकते हैं कि सर मैंने ये बनाया। वो चीज हमें चाहिए। तो एक नेक्स्ट वीक तक आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा, लेक्चर्स कब स्टार्ट हो रहे क्या हो रहा है। इंजीनियरिंग का कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हम लोग 30% सिलेबस भी खत्म कर देंगे। क्यों करेंगे वो भी बता रहा हूँ। एक बार कॉलेज स्टार्ट हुआ ना तो आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे कॉलेज में, आपको नहीं मिलेगा टाइम, आपको असाइनमेंट लिखने होंगे, आपको डेली कॉलेज जाना है, एक्टिविटीज है कुछ ना कुछ। तो बेटर क्या है, कॉलेज के पहले अगर मैं 15 डेज डेली लेक्चर्स ले लूंगा, 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे, तो भी आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ऐसे नहीं है, ये मेजोरिटी पे डिपेंड होगा कि हाँ मेजोरिटी अपने स्टूडेंट्स से सारे वो बोलेंगे सर नहीं डेली ले लो, चलेगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल सकते कि नहीं सर अभी एक थोड़ा सा अल्टरनेट डे लो, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन एक ही होगा कि मुझे 30% सिलेबस एटलीस्ट कॉलेज के पहले खत्म करना। अगर वो 30% नहीं हुआ ना तो बाद में फिर बर्डन आ जाएगा, आपके ऊपर भी आएगा हमारे ऊपर भी आएगा। तो 30% सिलेबस कॉलेज के पहले हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आपको बुक्स कौन से लेने हैं वो भी हम लोग यहाँ से बताएंगे, आपको नोट्स भी यहाँ से ही मिलेंगे। नोट्स के बाद एक आपको असाइनमेंट शीट भी मिलेगी, उसमें आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिंटेड है, आपको बस उसके आंसर्स लिखने। तो सारा मटेरियल आपको यही से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट फ्रॉम अवर साइड। नाउ वी विल स्टार्ट लास्ट सेशन दैट इज डाउट सेशन। आपके कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, मैं क्लियर करता हूँ एक एक एक। यस, फर्स्ट एक मैं काम करता हूँ, पहले ऑफलाइन स्टूडेंट्स को विल आस्क देन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, यस ऑफलाइन में कुछ डाउट्स। यस गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे लास्ट 6 7 डेज में बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा। सीएस में आप ऐसे समझो कि सीएस एंड आईटी में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओनली लास्ट 2 साल में थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर कुछ सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। आईटी एक बेसिकली फ्रंट एंड पे बहुत ज्यादा काम करती है, पूरा सॉफ्टवेयर। सीएस में ना थोड़ा सा हार्डवेयर का पार्ट भी आता है। ऐसा प्रेफर मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपको मिल रहा है तो सीएस ही लो, अगर नहीं मिल रहा है तो आईटी भी लो। ऐसे कुछ नहीं, देखो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो ना, कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा यार तू सीएस वाला है तुझे हाईएस्ट पैकेज दूंगा, नहीं ऐसे। तो आईटी वाला ऐसे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा नॉलेज दोनों ना एक दूसरे के यू कैन से कि सिस्टर ब्रांचेस, कोई प्रॉब्लम। बस हाँ आप बोलोगे मैं सीएस आईटी नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ, तो इंडस्ट्री में ना थोड़ा सा सोचते, थोड़ा सा ज्यादा। बट अगेन एक आईटी वाला बंदा उसे भी सेम नॉलेज है, बट उससे ज्यादा नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा मुझे आईटी में दे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को select करें। तो सीएस आईटी में कुछ बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। ट्राई करो सीएससी मिले, नहीं मिलता है तो हम लोग आईटी, या फिर हम लोग मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे समझो मुझे सोमाई एसपी चाहिए सरदार पटेल, तो मैं सरदार पटेल का पहले सीएस लिखूंगा, सरदार पटेल का ही आईटी जब मैं कॉलेज फिलअप करूंगा तब। दोनों डाल सकते, कोई प्रॉब्लम, मैंने बोला ना ब्रांचेस मिक्स करके भी आप डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। और कोई मैकेनिकल में कोर मैकेनिकल है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में यू कैन से कि व्हीकल का सब कुछ है, व्हीकल्स में कैसे व्हीकल रन कर रहा है उसमें अभी ऑटोमेशन आ रहा है।
उसमें IoT रिलेटेड काम है, ये भी। और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके फाइन, आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। यहाँ पे ऑफलाइन में ऑल क्लियर? ओके चलो, इन केस कुछ डाउट्स है तो मैं मेरा नंबर भी शेयर करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए। बस व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल बहुत रेयरली मुझे टाइम मिलेगा। व्हाट्सअप मैसेज पे मैं मेरा भी नंबर देता हूँ, स्टाफ का भी नंबर देता हूँ। कुछ बेसिक होगा तो स्टाफ से बात कर लेना, टेक्निकली आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं ऐसे बोलूंगा देखो थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट ये चीजें ना बहुत अच्छे से करना। कभी कभी कम स्कोर होके भी अच्छा कॉलेज हम लोग ले सकते हैं। तो थोड़ी सी ये ना, कभी भी फॉर्म जब लॉक करोगे ऑप्शन फॉर्म, एक बार किसी को तो पूछ लेना जिसे उसका नॉलेज है। ठीक है, आप मुझे भी पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं आई थिंक। हाँ, और एक था कि ये सारा काउंसलिंग जो भी होगा हमने मिनिमम फीस रखी है 100 रुपीज। वो आप स्टाफ को कैश भी कर सकते हो या ऑनलाइन पेटीएम वगैरह कुछ भी कर सकते हो, मिनिमम रहेगा 100 रुपीज। कि थोड़ा सा एफर्ट्स इसमें भी लगेगा, स्टाफ को भी मेहनत है। आपको स्टार्ट से कि ऑप्शन नॉर्मल अपना फर्स्ट पार्ट 1 कैसे फिल करना है, देन पार्ट 2 में कौन सा कॉलेज कब आना चाहिए। पर्सनली पर्सनली आई एम नॉट सेइंग कि जनरल में एक ही फॉर्म दे दूंगा, ऐसे नहीं। पर्सनली ऐसे बैठेंगे एंड एक एक ऑप्शन हम लोग फिल करेंगे। ये सारा मेहनत हम लोग करेंगे, आप बस मिनिमम 100 रुपीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे साइड से। ठीक है, आई थिंक कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? ओके फाइन, थैंक यू। ओके देन ऑफलाइन all clear? Chalo, okay, okay, thank you everyone, you can leave the meeting now.